नमस्कार दोस्तों। इट्स इंटरटेनिंग एजुकेशन। लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश की आज़ादी से पहले तथा देश की आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त पैदा हुए जिन्होंने समय समय पर सरकार और पार्टियों से कुछ सुधारों की मांग की और उन्होंने ऐसी गलतियों के दूरगामी परिणामों से भी सरकार को अवगत कराया। परंतु देश के इतिहास में उन्हें वह सम्मान नहीं दिया गया जिसके वह हकदार थे, बल्कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की आज तक भी कोई जांच नहीं कराई गई और देश को उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया जा सका है। उनमें से एक थे देश की एकता व अखंडता के लिए मर मिटने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1943-44 के दौरान जब बिहार व बंगाल अकाल का सामना कर रहा था और लोग भूख से मर रहे थे, तब समाज सेवा और गरीबों को भोजन कराने में तल्लीन एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में भी नहीं पहुंच सका था। कुछ ऐसे ही थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वह भारत के महान शिक्षाविद, चिंतक और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक हुए। 1934 में डॉक्टर मुखर्जी को भारत को 4 नोबेल पुरस्कार दिलाने वाला महान कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महज 33 वर्ष की अवस्था में यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह विश्व के सबसे युवा कुलपति थे। 1944 में हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा 1944 में हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए। आज़ादी के समय गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का पद दिया, किंतु नेहरू और पाक प्रधानमंत्री लियाकत अली के समझौते से दुखी होकर उन्होंने 6 अप्रैल 1950 को त्यागपत्र दे दिया। 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और खुद इसके पहले अध्यक्ष हुए। 1951-52 के आम चुनाव में जनसंघ के 3 उम्मीदवार चुनकर संसद पहुंचे, जिसमें एक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और एकता के प्रबल समर्थक थे और कश्मीर विलय का भी वह भारत में पूर्ण समर्थन करते थे, किंतु वह धारा 370 को खत्म करने की मांग लगातार सरकार से करते आ रहे थे। 1948 में कश्मीर के भारत में विलय के बाद कश्मीर को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा, वहाँ का अलग संविधान होगा तथा वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। ऐसे प्रावधान थे। इस स्थिति का विरोध करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं हो सकते। उधर जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला डोगरा समुदाय के लोगों के खिलाफ लगातार नीतियां बनाता जा रहा था और वह चाहता था कि डोगरा समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाएं, जिसके विरोध में डोगरा समुदाय के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल होने का आमंत्रण भी भेजा, जिसमें शामिल होने के लिए अगस्त 1952 में मुखर्जी कश्मीर पहुंचे और वहां पर उन्होंने यह नारा दिया कि मैं या तो आप लोगों को भारत का संविधान दिलाकर रहूँगा अथवा इसके लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा। उस समय जम्मू कश्मीर में बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू था, अर्थात बिना परमिट लिए कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकता था। इसका विरोध करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने कहा, अपने ही देश के एक राज्य में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता क्यों है, और उन्होंने कश्मीर जाने का संकल्प लिया, वह भी बिना परमिट के। इसके दौरान 11 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर पहुंचे, जहां उन्हें सीमा में प्रवेश करते ही परमिट सिस्टम के उल्लंघन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।
पहले तो उन्हें श्रीनगर सेंट्रल जेल ले जाया गया, परंतु कुछ ही समय में वहां से उन्हें निशाबाद के एक घर में शिफ्ट कर दिया गया और उन्हें बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया गया। अब उनका किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं था। यहाँ तक कि उनके द्वारा लिखे जाने वाले पत्रों को भी दबा लिया जाता था और उन्हें दोस्त, रिश्तेदार तथा परिवार के सदस्यों से भी मिलने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान डॉक्टर मुखर्जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और वह चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी कर रहे थे, परंतु उस समय उन्हें उचित चिकित्सीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई। परंतु 22 जून को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल तथा डॉक्टर ने उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया, परंतु यह बहुत संदिग्ध विषय रहा, क्योंकि उनकी मृत्यु के बारे में उस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सों के अलग अलग विचार सामने आए। उनके इलाज में लगी नर्स ने बताया कि डॉक्टर अली द्वारा उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक इंजेक्शन दे दिया गया था, जिसके लिए उनका इलाज कर रहे पूर्व के डॉक्टरों ने साफ मना किया था। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने उनकी मौत का समय 3:30 रात्रि के बताए थे तथा नर्स ने उनकी मौत का समय रात्रि के 2:20 बताया था। तो यह भी एक सोचने वाली बात थी कि अस्पताल तथा नर्स द्वारा बताए गए समय में अंतर क्यों था। नर्स ने साथ ही साथ यह भी बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन देने के तुरंत बाद डॉक्टर मुखर्जी की सेहत एकदम से बिगड़ गई और वह बहुत ज़्यादा ही तड़प रहे थे और चिल्ला रहे थे। उस दौरान बहुत से लोगों ने उनकी मौत की जांच के लिए आवाज़ें उठाई थी, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि आई एम सेटिस्फाइड देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब इस बयान का आशय क्या निकाला जाए, क्योंकि बिना किसी जांच के ही भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी थी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि उनकी मृत्यु में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण सोचने वाली बात यह है कि भारत के ही एक राज्य में भारत के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस पर भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने क्यों छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं किया? क्या वह कुछ मुद्दों पर भारत की सत्ताधारी पार्टी के विचारों से सहमत नहीं थे? क्या वह भारत के सरकार की कुछ नीतियों का विरोध कर रहे थे? तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मृत्यु दंड मिला। यह एक सवाल आज भी भारत में सवाल ही बना हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी के मृत्यु की जांच करने के लिए समय समय पर मांग उठती आई है, किंतु डॉक्टर मुखर्जी का नाम आज भी सिर्फ राजनीति करने के लिए ही प्रयोग किया जाता रहा है और भारत की जनता को डॉक्टर मुखर्जी के मृत्यु का सही कारण आज भी नहीं पता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल के बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।